Very good afternoon. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon. I am very much fine, sir. Sir, my voice is audible to you. Yes, yes, it's audible. Okay. So, sir, this is our module 5. कि सर एक बार आपके साथ लाइव आऊं, क्या सर ये पॉसिबल रहेगा? Yes, yes, we'll try. लोग क्या ना फेस टू फेस आपसे बात करना चाह रहे हैं। और सर वो जो 4 मॉड्यूल आया है उससे काफी लोगों को मतलब नॉलेज का इनहेंस भी हुआ है उनको। और मतलब हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो ये जो सर ये आपका मॉड्यूल 5 है, इसमें क्या स्पेशल होने वाला है सर? तो अभी तक हमने मॉड्यूल 1 और से लेकर के मॉड्यूल 4 में पी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की बात की थी, जिसमें हमने पी पाइप्स के बारे में, उसके डिजाइन फीचर्स के बारे में, प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में, एसडीआर के बारे में डिस्कस किया था। और पिछले मॉड्यूल से हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, बात किया था ट्रेंचिंग के प्रोसेस की बात किया था, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज ऑफ पी लेइंग की बात किया था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में जो अगला स्टेप है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप है, दैट इज इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या टूल्स एंड टैकल्स रिक्वायर्ड है। इसको आज के मॉड्यूल 5 में डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके। सो सर प्लीज कंटिन्यू चैप्टर। ओके, तो once again very good afternoon to all my CGD community and the engineers viewing this free knowledge sharing session. So just for disclaimer, these free videos are just for knowledge sharing and educational purposes only. तो आज का जो एजेंडा है मॉड्यूल 5 में, तो आज के एजेंडा में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट की प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट प्रोसेस करने में क्या क्या टूल्स एंड टैकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईएफ ज्वाइंटिंग प्रोसेस में जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में क्विक रिकैप करेंगे कि आज के मॉड्यूल में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। तो अगर बात करें इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंटिंग के बारे में, तो इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंटिंग जो होता है, इट मीन्स ज्वाइंट मेड इन द थर्मोप्लास्टिक पाइप by passing the current through the electrical coil provided in the fitting and heating the parts sufficiently to permit the adequate flow and fusion of the material between the two surfaces put in contact. Means इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम लोग दो पाइप के एंड्स होते हैं, दो पाइप एंड्स को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि उस प्रोसेस में जो भी हमारे पास जो फिटिंग होती है, उस फिटिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल क्वाइल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वाया हम लोग फ्यूजन मशीन उस क्वाइल को, इलेक्ट्रिकल क्वाइल को हीट करते हैं, और हीट करने से जो जो मोल्टेन मटेरियल होता है, वो मोल्टेन मटेरियल से दोनों पाइप के एंड वाया दिस फ्यूजन ज्वाइंट वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम लोग फ्यूजन प्रोसेस से दोनों पाइप के सरफेसेस को कांटेक्ट में ला रहे हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे। तो नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंटिंग में क्या क्या रिक्वायर्ड टूल्स एंड टैकल्स हैं। तो रिक्वायर्ड टूल्स एंड टैकल्स की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंटिंग में, वो है कि जो भी हमारा फ्यूजन ज्वाइंटर या वेल्डर होना चाहिए, उसके पास एक एसटीसी कार्ड यानी सेफ्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कार्ड होना चाहिए, वेरीफाइड बाय द ओईएम। जो भी फ्यूजन ज्वाइंटर है उसके पास एक वैलिड एसटीसी कार्ड होना चाहिए, और वो वैलिड एसटीसी कार्ड हमको ओईएम प्रोवाइड करेगा, जो फ्यूजन मशीन को सप्लाई करता है वाया प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द फ्यूजन ज्वाइंटर। उसके बाद हमारे पास एक कैलिब्रेटेड बार कोडेड इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन होना चाहिए, ऑटोमेटेड मशीन होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स होनी चाहिए, जो भी हम लोग अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर हैं उसका इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स होना चाहिए, अलाइनमेंट क्लैंप्स होना चाहिए, सैडल की होना चाहिए, मैनुअल और मैकेनिकल स्क्रैपर होना चाहिए, पाइप कटर होना चाहिए, रीराउंडिंग टूल होना चाहिए, और जस्ट फॉर क्लीनिंग एंड डीग्रीसिंग एजेंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए, टिश्यू पेपर और क्लीन क्लोथ, और इनडेलिबल और परमानेंट मार्कर पेन होना चाहिए। तो जो जो हमने बात किया था टूल्स एंड टैकल्स का, ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टैकल्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये टूल्स एंड टैकल्स हमको इंश्योर करना है कि ये सारे टूल्स एंड टैकल्स साइड पे प्रेजेंट प्रेजेंट रहे, जिससे कि हम फ्यूजन प्रोसेस को अच्छी क्वालिटी के साथ इंश्योर करें और उसको कंप्लीट करें।
तो जस्ट लाइक पिक्चर में देख रहे हैं, सैडल क्लैंप है, मल्टी अलाइनमेंट क्लैंप्स है, उसके अलावा आपके पास मैनुअल, आपके पास स्क्वीजर है, स्क्रैपर है, अलाइनमेंट क्लैंप्स है, री राउंडिंग टूल है। आपके जो पी पाइप के कटर हैं, तो उसमें दो टाइप के कटर मार्केट में अवेलेबल है, एक रैचेट टाइप कटर है और एक गिलोटिन टाइप कटर है। इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन है और कटर और स्क्रैपर्स हैं। तो ये सारे टूल्स और टैकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोफ्यूजन को जो प्रोसेस करने के लिए, जैसा मैंने बताया था पिछले स्लाइड्स में, एक हमको इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन जो होनी चाहिए वो बार कोडेड इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन होनी चाहिए। यानी उसके पास मशीन में हमारे पास एक क्या होना चाहिए, एक बार कोड स्कैनर प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो हमारे इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स होते हैं, ईएफ फिटिंग्स होते हैं, उसके पास वहां पे एक बार कोड स्टिकर रहता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूजन मशीन के पास जो स्कैनर रहता है, स्कैन करेंगे तो हमको उससे फ्यूजन टाइम और कूलिंग टाइम का डेटा हम उसको डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं। मैनुअल डेटा एंट्री करने से बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और साइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमेशा हमको प्रिफर करना चाहिए कि हम लोग बार कोड स्कैनर से डेटा को डायरेक्टली फेच करें, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मैनुअल वैल्यू ऑफ द डेटा ऑन द इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन। तो बात करते हैं कि जो भी मार्केट्स में हमारे पास इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन जो जनरली हम लोग साइट्स पे देखते हैं, उसमें हमारे पास जैसे जीएफ MSA 340 अवेलेबल है, रिटमो इलेक्ट्रा के मशीन प्रेजेंट है, केम्प्लास की मशीन प्रेजेंट है, हॉर्नर के मशीन प्रेजेंट है। ये सारे मशीन जो है मार्केट में प्रेजेंट है, और ये सारे ओईएम जो हैं वो हम यूज करते हैं इस मशीन्स को। तो अगर बात करें T4S के रेफरेंस में, तो इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन हमारे पास साइट पे प्रेजेंट होना चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड है EN 55014, 50081 और 50082। ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन्स के। बार कोडेड इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स आर ओनली अलाउड, सिर्फ हमको बार कोडेड इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग्स को अलाउ करना है। और उन सारे जो भी ईएफ फिटिंग्स होते हैं उस पे एक फ्यूजन इंडिकेटर होता है, जिसको मैं बाद में बताऊंगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा जो भी फ्यूजन ज्वाइंटिंग करेंगे, इट शुड बी डन एज पर द डीवीएस 2202, डीवीएस में डिजाइन वेरिफिकेशन सिस्टम। पी पाइप में हमेशा हम फ्यूजन ज्वाइंटिंग करेंगे, थ्रेडेड ज्वाइंट्स इन पी पाइप आर नॉट अलाउड। तो मैं सबसे ये पहले मैं क्विक एक प्रोसेस बता देता हूं कि इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन को हम कैसे प्रोसेस इलेक्ट्रोफ्यूजन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो भी दो पाइप एंड को हम कट करेंगे, और वो पाइप एंड हमेशा हमको 90 डिग्री राइट एंगल पे कट करना है टू द एक्सिस ऑफ द पाइप। ठीक है, तो उसको कट करने के लिए हम यूज करेंगे पी पाइप कटर को, इधर रैचेट टाइप कटर और जिलेटिन टाइप कटर, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। हायर डायर के लिए हम प्रेफर करते हैं जिलेटिन टाइप कटर को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले पाइप एंड को हमने कट किया। पाइप एंड को कट करने के बाद वहां पे हमको स्क्रैपिंग एरिया को मार्क करना है। तो स्क्रैपिंग प्रोसेस क्या होता है कि जनरली जो पाइप हमारे रहते हैं वो पी पाइप, वो ओपन एटमॉस्फेयर में सनलाइट के एक्सपोजर में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या होता है, सनलाइट के एक्सपोजर में कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहने की वजह से उस पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी उस पे एक ऑक्सीडाइज लेयर प्रेजेंट हो जाती है। तो उस ऑक्सीडाइज लेयर को रिमूव करने के लिए और फ्यूजन ज्वाइंटिंग प्रोसेस को क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, जिससे कि वहां पे सरफेस जो है स्मूथ रहे, तो वहां पे हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। और स्क्रैपिंग करने के लिए हमारे पास मैनुअल और मैकेनिकल स्क्रैपर होता है, जिससे हम उस ऑक्सीडाइज लेयर को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रैपिंग की बात करें, तो जनरली स्क्रैपिंग जो करते हैं, इट शुड बी 10 mm लार्जर देन द इंसर्शन डेप्थ ऑफ द फिटिंग। तो क्या करेंगे, जो भी पाइप का एंड रहेगा वहां पे कपलर को इंसर्ट करेंगे। वो कपलर जो होगा वो हाफ लेंथ ऑफ द कपलर होगा, वो इंसर्ट होगा। तो द हाफ लेंथ ऑफ द कपलर इज कॉल्ड द इंसर्शन डेप्थ ऑफ द फिटिंग। उस इंसर्शन डेप्थ ऑफ फिटिंग से 10 mm का और हम एक्स्ट्रा टॉलरेंस लेंगे और वहां पे उसको मार्क कर देंगे। वो हमारा स्क्रैपिंग एरिया होगा। तो स्क्रैपिंग एरिया, प्लीज नोट दैट स्क्रैपिंग एरिया मस्ट बी 10 mm लार्जर देन द इंसर्शन डेप्थ ऑफ द फिटिंग। उसके अलावा हमको कैसे इंश्योर करेंगे कितना हमको स्क्रैपिंग करना है। तो स्क्रैपिंग करने के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्क्रैपिंग एरिया में लोग हैचिंग कर देंगे, मतलब क्रॉस मार्किंग कर देंगे। क्रॉस मार्किंग कर देंगे और क्रॉस मार्किंग करके हम लोग उसको उस इंश्योर कर लेंगे कि वो जब हम लोग स्क्रैप करें तो वो क्रॉस मार्किंग रिमूव हो जाए। और वहां पे स्क्रैपिंग करने के बाद प्रॉपर हमने स्क्रैपिंग कर लिया। और जनरली जो स्क्रैपिंग का जो रहता है वो होता है 0.1 mm अप टू 63 mm, और 0.2 mm फॉर द हायर डाया पाइपलाइन हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं।
तो हमने स्क्रैपिंग कर लिया, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर मार्किंग करके स्क्रैपिंग कर लिया, फिर हमने वहां टिश्यू पेपर से पहले वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं, आईपीए सोल्यूशन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज इसलिए करते हैं कि वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज जस्ट लाइक अ क्लीनिंग एजेंट और डिग्रीसिंग एजेंट, कि वहां पे पाइप के सरफेसेस पे और फ्यूजन फिटिंग पे कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल जो होगा अगर प्रेजेंट रहेगा तो फ्यूजन प्रोसेस में वो इंटरफेयर कर सकता है, उसकी क्वालिटी को डिसरप्ट कर सकता है, इसलिए हमको प्रॉपर क्लीन करने की जरूरत है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के यूज करेंगे और उसके बाद उसको टिश्यू पेपर से प्रॉपर क्लीन कर देंगे। फिर वहां पे हमने क्या किया कि हमने स्क्रैपिंग कर लिया, प्रॉपर क्लीनिंग कर लिया, और फिर हम फिटिंग्स को इंसर्ट करेंगे और अलाइनमेंट क्लैंप्स का यूज करेंगे। और अलाइनमेंट क्लैंप का यूज करने का अलाइनमेंट क्लैंप इसलिए यूज करते हैं कि वो अलाइनमेंट क्लैंप जो होगा वो दोनों पाइप क्या हो, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो। वो क्या हो कि वहां पे जब भी हीट हो तो वो एक्सपैंड होके बाहर ना जाए, और फर्दर जब हम लोग कूलिंग करें तो कूलिंग करने के बाद भी वहां पे जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है ज्वाइंट पे उसको भी प्रोटेक्ट करे, और जो भी ऑफ सेंटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी है उसको भी रिड्यूस कर देगा। फिर वहां पे हमने प्रॉपर अलाइनमेंट क्लैंप भी कर लिया, यूज कर लिया। फिर वहां पे हम क्या करेंगे कि जो भी फ्यूजन फिटिंग होगा उसके एक बार कोड रहता है, उस बार कोड को हम अपने ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन के बार कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे। वहां पे हमको डेटा फेच हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर फ्यूजन फ्यूजन प्रोसेस में कितना फ्यूजन टाइम की रिक्वायरमेंट है। फ्यूजन टाइम क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि फ्यूजन फिटिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल कॉइल प्रेजेंट रहते हैं, तो जब हम लोग वहां पे डेटा फेच कर देते हैं तो उस केस में वो हीट करने लगता है, और हमेशा इसको हमको मैनुअली ना करके ऑटोमेटिक करना है। फिर उसके बाद एक और चीज हमको इंश्योर करने की जरूरत है कि हमको हमेशा साइट पे इंडस्ट्रियल पावर बोर्ड विथ 3 पिन प्लग का यूज करना है, जिससे कि कभी भी पावर सप्लाई इंटरप्ट ना हो, और उसको यूज करने के लिए हम लोग वहां पे जनरेटर का यूज करेंगे, इधर डीजल जनरेटर और पेट्रोल जनरेटर। 5.5 केवीए का हम लोग जनरेटर यूज करेंगे वहां से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। फिर वहां पे जब वो पूरा जो भी फ्यूजन टाइम होगा वो जो फेच कर लेंगे हम लोग बारकोड स्कैनर से, और वो फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, और जब फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको उस केस में लीड को हम लोग रिमूव कर देंगे। और वहां पे क्या होता है कि फिटिंग्स के अंदर एक फ्यूजन इंडिकेटर होता है। तो फ्यूजन इंडिकेटर तब वो क्या होगा, जैसे ही फ्यूजन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा वो फ्यूजन इंडिकेटर बाहर निकल जाएगा। तो अभी मैं बता दूं, फ्यूजन इंडिकेटर का बाहर निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा प्रोसेस जो है, वो जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो उसकी क्वालिटी को इंश्योर नहीं करता, वो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि फ्यूजन साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड प्रॉपरली। इट डजंट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट। उसको इंश्योर करने के लिए हमको प्रॉपर वहां पे न्यूमेटिक टेस्टिंग, और फर्दर अगर रिक्वायर्ड हो एज पर द साइट कंडीशन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी हमको करने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद उस पर्टिकुलर फ्यूजन फिटिंग पे ही मेंशन होता है कूलिंग टाइम। तो कूलिंग टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करना है, और पूरे ज्वाइंट को उस ड्यूरेशन में हमको कूल करने की जरूरत है, और हमको वहां पे नेचुरल कूलिंग करनी है, और फर्दर हमको कोई वहां पे सॉल्वेंट या वाटर का यूज नहीं करना है। और फिर वो प्रॉपर जब कूल हो जाएगा तो उस केस में हमारा वहां पे फ्यूजन प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो मैंने इस पूरे प्रोसेस में समझा। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि आपको कि एक चीज जो क्राइटेरिया है, कैसे इंश्योर करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिंग ज्वाइंट प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको इंश्योर करने के लिए एक चीज है कि जो भी पाइप एंड है वो हमेशा राइट एंगल कट होना चाहिए बाय द पाइप कटर टू द एक्सिस ऑफ द पाइप। ठीक है। और हमको ये चेक करना है कि कोई भी पाइप जो है जो कट हो रहा है वो ओवल ना हो, क्योंकि ओवल होगा तो उस केस में ज्वाइंट फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए जब अगर पाइप में ओवेलिटी होगी तो उस ओवेलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक री राउंडिंग टूल होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है। और मैंने जो बताया था स्क्रैपिंग एरिया, इट मस्ट बी 10 mm लार्जर देन द इंसर्शन डेप्थ ऑफ द फिटिंग विच इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ द कपलर। और स्क्रैपिंग करेंगे तो स्क्रैपिंग का जो डेप्थ ऑफ द स्क्रैपिंग हुआ इट विल बी 0.1 mm फॉर पाइप डाया अप टू 63 mm, एंड 0.2 mm फॉर पाइप डाया हायर देन 63 mm। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि वही अलाइनमेंट क्लैंप्स का यूज करते हैं। अलाइनमेंट क्लैंप्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस में और कूलिंग प्रोसेस में ज्वाइंट पर मैकेनिकल स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करता है, और इट ऑल्सो allows the revising possible off centering between the both ends to be fused or welded। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे जब फ्यूजन साइकिल कंप्लीट होगा तो फ्यूजन इंडिकेटर वहां पे पॉपअप कर जाएगा।
तो ये फ्यूजन इंडिकेटर जो होते हैं वो आपके फिटिंग्स पे ही होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर हमको कूलिंग टाइम को रिस्पेक्ट देना है। तो ये भी चीज मैंने बताया था, कमिंग आउट ऑफ फ्यूजन इंडिकेटर इज ओनली अ कंफर्मेशन दैट द हीटिंग साइकिल और फ्यूजन साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड एंड नॉट एन इंडिकेशन दैट द वेल्डिंग साइकिल इज करेक्टली डन। ये हमको इंश्योर करना है। तो ये हमने आज डिस्कस किया, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट के बारे में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है। और उसमें हमने डिस्कस किया क्या क्या टूल्स एंड टैकल्स रिक्वायर्ड हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट को इंश्योर करने के लिए कि पूरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। क्या क्या क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है जिसको इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट हमारा प्रॉपर कंप्लीट हुआ है। और इस तरीके से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का समझा, दैट इज योर इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंटिंग प्रोसेस। और आगे के सेशन में हम लोग और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो फ्लशिंग की बात करेंगे, न्यूमेटिक टेस्टिंग की बात करेंगे, पर्जिंग की बात करेंगे, और लास्ट जो आपका स्टेज है फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दैट इज कमिश्निंग की बात करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर viewing this free knowledge sharing session. थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे लग रहा है वाकई में ये जो चैप्टर था ये मॉड्यूल 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस, हालांकि मेरा इसमें बहुत ही कम जाना हुआ, लेकिन जब भी मैं जाता था देखता था कि बहुत ही क्योर तरीके से इन चीजों को परफॉर्म किया जा सकता था। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे लोग सीखेंगे और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस अपने सीजीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। यस, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट का प्रोसेस। और हमको बहुत ज्यादा इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रोफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही मतलब कि अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हुआ है, क्योंकि कोई भी पी पाइपलाइन में जो लीकेजेस के सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो फ्यूजन ज्वाइंट से ही होते हैं। इसलिए यस बहुत सर। ज्यादा इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट है कि जो भी हमारा फ्यूजन ज्वाइंटर जो फ्यूजन प्रोसेस वो कर रहा है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड हो, वेल ट्रेन्ड हो, और जो भी जो टूल्स और टैकल्स यूज कर रहे हैं वो टूल्स एंड टैकल्स का प्रॉपर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हो, और वो हमेशा अवेलेबल रहे साइट पे, क्योंकि उसी से हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये प्रोसेस क्वालिटी के साथ और सेफ्टी के साथ कंप्लीट हुआ है। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। विल लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।